बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस जीएसई 101 लेक्चर नंबर 13। फिज़िक्स का भी ये लेक्चर नंबर 13 है और लाइट का ये लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट का लेक्चर नंबर 1 किया था, जिसमें हम सफिरिकल मिरर के बारे में बात की थी। उसके अलावा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बात की थी और रिफ्लेक्शन के रूल हमने डिस्कस किए थे। तो इस टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर थोड़े लेंथी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बताई जा सकें। आपके हैंड आउट में कुछ मिस्टेक हैं, उन मिस्टेक को दूर किया जाता है। आप इस वीडियो को गौर से सुना करें, पूरी वीडियो देखा करें, तब आपको जाकर पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हैं और कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन असल में क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी कि जब वो एक मीडियम से बाउंस होकर दोबारा उसी मीडियम में चली जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। लेकिन यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसा कि हवा से पानी में चले जाना, हवा से गिलास में चले जाना, इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्योंकि जैसे ही ये मीडियम चेंज करती है ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है, यानी कि बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। चेंज डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम मीडियम टू अदर मीडियम। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। फॉर रिफ्रैक्शन टू मीडियम्स आर रिक्वायर्ड। रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम की ज़रूरत होती है और रिफ्लेक्शन के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। वन इज़ अ रेयर मीडियम एंड अदर इज़ अ डेंसर मीडियम। एक मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं और दूसरे मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। रेयर मीडियम में हम हवा को ले लेते हैं और डेंसर मीडियम हमारे पास वाटर या गिलास की बात होती है। ठीक है। द इंसिडेंट रे इज़ इन एयर। जो इंसिडेंट रे होती है उसको हम एयर में भी कह सकते हैं और डेंसर में भी कह सकते हैं। ये तो लाइट की बात होती है कि किधर से लाइट आ रही है। अगर डेंसर मीडियम से आ रही है तो इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होगी। अगर रेयर मीडियम से आ रही है तो वो किस में होगी, रेयर मीडियम में होगी। ठीक है। एंड मूविंग टूवर्ड द डेंसर मीडियम, जब इंसिडेंट रे जो है वो एयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही हो, एंगल आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम द नॉर्मल आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। एक नॉर्मल होता है, ये हमारे पास ये इंसिडेंट रे है ये, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। और इनके दरमियान जो ये हमारे पास प्लेन है, ये जो प्लेन यानी कि सरफेस है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लिया जाता है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल आ रहा है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में एंगल आ रहा है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। द इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होता है जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंट वो होता है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में हो। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसमें हम जो लाइट बेंड होती है यानी कि अपना रास्ता चेंज कर लेती है, उसकी जो रेशियो होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास रेयर मीडियम है वो एयर है, एयर की जो स्पीड होगी, और दूसरा फॉर एग्जांपल डेंसर मीडियम हमारे पास वाटर है, तो जो लाइट की वाटर में स्पीड होगी इन दोनों की रेशियो जो है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ अ रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट इज गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो वो चेंज होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रे ऑफ अ लाइट बेंड ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होती है जिसकी वजह से वो बेंड होती है। व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है, स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ एयर, यानी कि वैक्यूम में जो स्पीड होती है, और स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम, जो मीडियम में स्पीड होती है, ठीक है। यानी कि एयर की स्पीड को मीडियम की स्पीड पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल्स और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वैक्यूम सी जो है स्पीड ऑफ अ लाइट, अगर सी को सी पे डिवाइड करें तो वैक्यूम में हमारे पास वैसे आंसर 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वैक्यूम में किसी किस्म की कोई हवा मौजूद नहीं होती, तो इसलिए उसमें जो कह लें कि स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 0 होती है। तो इस तरह उसका इंडेक्स जो होता है वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। एयर की बात करें तो एयर डिवाइडेड बाय एयर हमारे पास 1 आ जाएगा। वाटर की बात करें तो एयर डिवाइडेड बाय वाटर करेंगे तो हमारे पास 1.33 आ जाएगा। अल्कोहल, एयर डिवाइडेड बाय अल्कोहल, यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं एयर की स्पीड को इन मटेरियल्स पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, जो भी डिवीजन से आंसर आएगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट, और ये पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट, यानी कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, और ये पॉइंट है जिस पे ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब के सब किस्में हैं सेम प्लेन पे मौजूद हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन थी उसमें ये बेंड होकर यानी कि बाउंस होकर उसी मीडियम में चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये मीडियम चेंज कर रही है। इसके बाद द रेशियो बिटवीन साइन आई एंड अ साइन आर इज़ अ कांस्टेंट। जो साइन आई बाय साइन आर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और इसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये हमें बताया था किसने, स्नेल ने बताया था, इसलिए हम इसको स्नेल लॉ कहते हैं। यानी कि जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, तो सी बाय वी जो था वो इक्वल किसके आएगा, साइन आई बाय साइन आर के। तो ये भी हमारे पास क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देगा, और इसको हम कहते हैं स्नेल लॉ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जो डिफरेंट है उसको डिस्कस करेंगे। द मीडियम थ्रू विच द लाइट ट्रेवल डज नॉट चेंज, यानी कि जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो वो अपना मीडियम चेंज नहीं करती, यानी कि बाउंस होकर दोबारा उसी मीडियम में आ जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, वन मीडियम से अदर मीडियम में चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते। इसके बाद स्पीड ऑफ अ लाइट जो है वो रिमेन सेम रहती है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहेगी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्शन में होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे द पाथ ऑफ अ रे इज़ अ शो इन द फिगर। हमें एक फिगर दी गई है, उसमें हमने कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, और साथ में हमने वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मटेरियल, जो भी मटेरियल दिया गया उसमें हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो पहला हम फार्मूला लगाएंगे, स्नेल लॉ का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें दोनों एंगल दिए गए हैं तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो ये हमने साइन आई बाय साइन आर का फार्मूला लगाया। साइन आई हमारे पास 25 है, साइन आर हमारे पास 15 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.63 आ जाएगा। अब जब हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया है तो हम इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ एयर की कम्बिनेशन बनाकर हम
स्पीड ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, C भी दी हुई है, तो हमने V निकालनी है। C हमें याद रखनी पड़ेगी 3.00 मल्टीप्लाई 10 रेज 8 है। तो यहाँ पे हम 3.00 मल्टीप्लाई 10 रेज 8, यानी कि पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज 8 डिवाइडेड बाय ये इंडेक्स जो है, इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो प्रॉब्लम दी गई है, जिसमें हमने ये देखना है कि पाथ ऑफ अ रे इज शोन इन अ फिगर। इसमें हमने एक तो थीटा फाइंड करना है और दूसरा हमने स्पीड ऑफ अ लाइट भी जो है वो भी फाइंड करनी है, जबकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम उसी तरह स्नेल लॉ यूज़ करेंगे, तो हम एंगल फाइंड करेंगे, यानी कि ये थीटा जो है ये फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम स्नेल लॉ यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 12 है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.6 है। तो साइन 12 निकालेंगे तो 2.0.208 आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.33। अब ये साइन इधर अगर इन्वर्स हो जाएगा तो साइन इन्वर्स जब हम लेंगे तो हमारे पास 19.4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने स्पीड निकालनी है सेम उसी मेथड से जो हमने पीछे निकाला था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है, C की वैल्यू हमें याद है, तो C की वैल्यू को हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.88 10 रेज 8। ठीक है, इसके बाद हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। क्रिटिकल एंगल हमारे पास एक बात ये है कि हमने ये पीछे पढ़ा था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, लेकिन इसके इन्वर्स जो है, जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर होती जाएगी। ठीक है, तो जब वो नॉर्मल से दूर होती है तो जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आप इसको इस साइड पे बढ़ाते जाएंगे इधर। ठीक है, तो इधर से ये इधर बैंड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये बैंड होती होती इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्शन एंगल जो है, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल ये 90 का बन जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये बातें जो हैं ये आपने याद रखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि ये जो लाइट है ये रेयर मीडियम से डेंसर में नहीं जा रही, बल्कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, यानी कि ये लाइट इस साइड से जा रही है और रेयर मीडियम की तरफ उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर डेंसर मीडियम में जब एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है फॉर विच द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ अ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम में होता है और वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जब वो 90 बन जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड ऑन अ क्रिटिकल एंगल। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका डिपेंड किस पे होता है, क्रिटिकल एंगल पे होता है। यानी कि यहाँ पे देखें कि हमने ये स्नेल लॉ पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब असल में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट चल रहा है। तो जब अपोजिट चलता है तो ये हमारे पास इक्वेशन भी चेंज हो जाती है। इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है, ये हमारे पास साइन आई जो है ये आर बन जाता है और जो साइन आर है वो आई बन जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये नीचे वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है वो स्नेल लॉ रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि उन्होंने
रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लिखा हुआ है। तो जब हम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम लिखते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर आ जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट नीचे आ जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो क्या है हमारे पास सी है। तो इस तरह हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या बन जाएगा 1/sin c। ठीक है, तो यहाँ से भी हम जो है वो अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकाल सकते हैं, या अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हो तो हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सेफियर हैज़ अ क्रिटिकल एंगल ऑफ आ 34.4 डिग्री, व्हाट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे पास फार्मूला है, तो हमने क्या करना है साइन 34.4 साइन लेना है और उसको 1 पे यानी कि जो भी आंसर आएगा 1 को उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.77 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये देखें कि हमने ये कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी कि ये हमारे पास जो एंगल है ये वाला, ये जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं इधर से ये नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो है ये बन जाता है 90 डिग्री। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो इधर से भी एंगल और बढ़ जाएगा, तो ये दोबारा इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्रैक्शन नहीं होती, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम यही कह सकते हैं कि जैसे ही हम ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये अक्कर हो जाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। When a ray of a light enter from denser to a rare medium, जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही होती है इन सच अ वे डेट द एंगल ऑफ अ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो क्या होता है द रे ऑफ अ लाइट कैन नॉट एंटर अदर मीडियम। तो जो लाइट की रे है वो दूसरे मीडियम में यानी कि रेयर मीडियम में एंटर नहीं होती, आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, पीछे की तरफ उसी मीडियम में बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल इंटरनल यानी कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स के जैसे ही आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा किया तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो मीडियम चेंज नहीं करेगी, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने रॉन्ग लिखी हुई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इनको आपने नोट करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल ऑफ यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ ये वाला जो रिफ्लेक्शन होगा इसके इक्वल बन जाएगा, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे नो लाइट रे विद द m ग्रेटर देन c, जब m ग्रेटर देन c होता है इज द रिफ्लेक्टेड, तो फिर वो रिफ्लेक्टेड नहीं होती, एंड एज द रिफ्लेक्शन फिर वो क्या बन जाती है, रिफ्लेक्शन बन जाती है। यानी कि ये m जो है ये c से जब बड़ा हो जाता है तो रिफ्रैक्टेड नहीं होता बल्कि रिफ्लेक्शन हो जाती है, टेक प्लेस इनसाइड द मीडियम, उसी मीडियम के अंदर हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, देयर इज अ लॉ ऑफ अ रिफ्लेक्शन आर अ एप्लीकेबल, इसमें जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। द रे ऑफ अ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब
डेंसर टू रेयर मीडियम में रे जो है वो एंटर हो रही होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। इसके अलावा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल के इक्वल होता है तो आगे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे भी इन्होंने मिस्टेक की हुई है, आई नहीं आना था, यहाँ पे आर आना था, ठीक है। द रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ प्रिज्म, तो जो रे ऑफ अ लाइट होती है वो इस बाउंड्री के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो ये कुछ कंडीशन थी। इसके बाद लास्ट कंडीशन में वो कह रहे हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज फर्दर इंक्रीज, जब आप इसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वही बात जो हम पीछे कह चुके हैं, जब आप इसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 90 से भी बड़ा हो जाता है, तो वो बेंड हो जाता है उसी मीडियम में, और इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल इमेज इन अ बैक कोटेड मिरर। इस पैराग्राफ में भी कुछ मिस्टेक हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूं, आपने इसमें भी गौर से देखना है। मिरर दो किस्म के होते हैं, एक को हमने कोटेड किया होता है, एक को हम कोटेड नहीं करते या उसको फ्रंट से कोटेड करते हैं। Mirror are glass material which might have a certain thickness. Due to the thickness there are a two way of making a mirror, यानी कि उसको बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। कोटिंग द बैक साइड ऑफ अ मिरर, देन लाइट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू द मिरर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बाउंस बैक। जब आप उसकी एक साइड जो है वो क्या कर देते हैं, यानी कि बैक वाली साइड, एक साइड आपके पास है, आपकी तरफ है, और एक उसकी बैक साइड, बैक साइड को जब आप कोट कर देते हैं तो लाइट जब आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे सुबह आप जिस मिरर में खुद को रेडी करते हैं उसमें अगर लाइट पड़ रही है तो उसका दूसरी साइड जो है, बैकवर्ड साइड है, वो कोटेड है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस कोटेड साइड की तरफ खड़े हैं, यानी कि फ्रंट साइड आपकी कोटेड है, तो लाइट आएगी और उसमें ऑब्जर्व हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक की हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इफ फ्रंट साइड ऑफ अ मिरर इज कोटेड द लाइट इज जस्ट स्ट्रिक द टॉप सरफेस, और आगे फिर उन्होंने ये कह दिया है एंड बाउंस बैक। ये गलत है, बाउंस बैक नहीं होती, ये आपने देख लेना है। ये किस में होता है, ये जब बैक साइड कोटेड होती है। इन दिस केस वी हैव परफेक्ट रिफ्लेक्शन। ये सारी चीज़ जो है ये बैक कोटेड की बात हो रही है, ये उन्होंने जब बैक साइड कोटेड की जाती है तो उसकी बात यहाँ पे कह दी है, ठीक है। तो जब फ्रंट की बात हो रही होती है तो वो सिर्फ रोशनी क्या होती है उसमें जाकर स्ट्रिक होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होती। फ्रंट कोटेड मिरर आर यूज्ड वेयर हाई प्रिसिशन वर्क इज़ टू डू। जब आपने बहुत अच्छे से काम लेना होता है तो फ्रंट कोटेड मिरर यूज़ करते हैं। नॉर्मली वो यूज़ मिरर एवरी डे और बैक कोटेड, हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, बैक कोटेड यूज़ करते हैं। इन बैक कोटेड मिरर द लाइट एंटर द मटेरियल, जो लाइट होती है वो मटेरियल में एंटर होती है। सम लाइट इज़ रिफ्लेक्ट फ्रॉम टॉप सरफेस, तो कुछ जो है वो लाइट वो टॉप सरफेस से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह जो फ्रंट जब आप फ्रंट साइड जो है वो आप कोटेड करते हैं और आपने कोटेड थोड़ी नॉर्मल की हुई है तो आपसे गेस्ट इमेज जो है वो बनेगी, यानी कि ड्रोनी शक्ल बनेगी, आप उसको क्लियरली नहीं देख सकेंगे। अब ये देखें ना कि अगर आप जो घर में मिरर लगा हुआ है उसकी बैक साइड कोटेड है और जो शाइनिंग साइड है वो आपकी तरफ है, तो आपकी एक अच्छी सी इमेज आपको उसमें नज़र आती है। लेकिन जब कोटेड साइड जिसकी तरफ आपने पेंट किया हुआ उस साइड पे आप खड़े हैं और वो कोटेड हल्की सी हुई हुई है, तो उसमें आपको अपनी इमेज जो है वो एक गोस्ट जैसी नज़र आएगी, यानी कि भूत नुमा जैसी नज़र आएगी, यानी कि क्लियर नज़र नहीं आएगी।
इसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंडिंग द क्रिटिकल एंगल यूजिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल के ज़रिए, तो फिर आपने क्या करना होता है, इसके लिए आपने क्या करना है, इन अ लेबॉर्टरी राइट एंगल प्रिज्म, आपने एक ऐसा प्रिज्म लेना है जिसके अंदर एक राइट एंगल हो, यूज टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि क्रिटिकल एंगल के लिए कौन सा प्रिज्म यूज किया जाता है, राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, आपने उसकी एक साइड पे जो उसकी दोनों साइडें, आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल है, यानी कि ये आइसोसेल भी है, यहाँ पे एंगल राइट एंगल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक पिन लगा देनी है। इस पिन को आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे एक लाइट निकलती जाएगी। जैसे जैसे आप इधर मूव करते जाएंगे, खुद को मूव करते जाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। फिर जब आप यहाँ पे खड़े होकर इसको देखेंगे तो ये लाइट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अब ये देखें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है यहाँ पे है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला। ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि 90 डिग्री का एंगल आगे बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि अब यहाँ पे एंगल कितना है। ठीक है, अब जहाँ पे पिन हमें ये पिन हमने लगा दी, यहाँ से देखेंगे जब हमें पिन नज़र आएगी तो वहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है और फिर प्रिज्म को उठाकर हमने उसका नॉर्मल ड्रा करना है। सबसे पहले तो आपने प्रिज्म की बाउंड्री लाइन ड्रा करनी होती है। ठीक है, इसके बाद जब आप इधर देखेंगे, यहाँ से आकर देखेंगे तो फिर भी आपको पिन नज़र आएगी, लेकिन ये क्या बन जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये वाला एंगल बढ़ाएंगे तो इधर से एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें सब का नॉर्मल चेंज हो रहा है। आपने यहाँ से देखा तो नॉर्मल यहाँ पे था, फिर आगे चलता जा रहा है, फिर आगे फिर आगे, यानी कि जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हैं इसकी जो बेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब आप इस लाइन से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जब आप इससे ज़्यादा इधर देखेंगे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने अच्छे से जो है वो स्टडी कर लेना है, सारा कुछ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर आर आ मेड अप ऑफ अ वेरी फाइन स्टैंड ऑफ अ ग्लास। ये एक बहुत ही अच्छे ग्लास का बना होता है, कोटेड विद द अनदर टाइप ऑफ अ ग्लास। ये एक और जो है किस्म का ग्लास होता है उससे कोट किया जाता है। whose refractive index is less than inner glass, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो इनर ग्लास से क्या होता है, कम होता है। so that the condition of a total internal reflection is satisfied। तो इस तरह इसके अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो मौजूद होती है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड विद द प्रोटेक्टिव कोटिंग टू अवॉइड डैमेज। जो ऊपर कोटिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा लेयर बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये डैमेज ना हो। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर सिग्नल मोड सिंगल मोड, इसके बाद सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसके बाद मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये सारी ऑप्टिकल फाइबर की काइंड्स है। ठीक है, इनको आपने याद रख लेना है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसके जो एडवांटेज होते हैं वो ये होते हैं कि लाइट इन अ वेट, फ्लेक्सिबल, चीपर देन अ कॉपर केबल, ये कॉपर केबल से लेस अमाउंट में होती है। नो हीटिंग इफेक्ट, इस पर कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा कैन कैरी ह्यूज इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। कैपेसिटी इज़ 1000 ऑफ अ टाइम ग्रेटर देन अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बहुत ज़्यादा हमें, यानी कि 1000 टाइम ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। कैन कैरी टेलीफोनिक सिग्नल, ये टेलीफोनिक सिग्नल को जो है वो मूव करवा सकता है, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट, इसमें बहुत कम एनर्जी लॉस होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यूज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डाटा की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है।
टेलीफोनिक सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता है, टीवी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है। वाइडली यूज इन अ मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में बहुत से इससे जो है वो मशीनें बनाई जाती हैं, एंडोस्कोप रिलेटेड बनाई जाती हैं, और भी स्कोप होते हैं जिनमें एंडोस्कोप हमारे पास किस लिए होता है, जिसमें हम इंटरनल पार्ट्स का हम मुआयना कर सकते हैं, इंसान की बॉडी का इंटरनल पार्ट्स का मुआयना कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रोंकोस्कोप जो होता है उसको हम गले का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सिस्टोस्कोप जो होता है उसको हम लीवर की वर्किंग का जो है मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद गैस्ट्रोस्कोप जो होता है उसको हम स्टोमिक का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने वैसे ही याद कर लेना है, ये आपके एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम आर नो पावर इज़ लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें कम पावर या बहुत कम पावर जो है वो इस्तेमाल क्यों होती है? तो वेरी लिटल एनर्जी इज़ ऑब्जर्व, क्योंकि वो बहुत कम एनर्जी ऑब्जर्व करता है। व्हेन लाइट मूव इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करता है तो वो बहुत कम जो है वो लाइट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सो मिनिमम पावर इज़ द लास्ट इन ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए जो है उसकी पावर जो है वो मिनिमम होती है। ये आपके क्वेश्चन फाइनल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको आपने याद कर लेना है। कैन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही होती है तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है? नो। जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ आती है तब तो हो सकती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन जब वो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही होती है तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, नो फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट हैज़ टू कम आउट ऑफ अ more denser material. Water is a denser than a air, so total internal reflection is not possible as a light enter water. ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो एयर से ज़्यादा डेंसर है तो इसलिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। इसके बाद कैन वी टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अ इमेज ऑब्टेन्ड यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर? यस, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि फ़ोटोग्राफिक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी लेंस की। तो लेंस भी जैसे हमने बात की थी कि मिरर की बात की थी, वैसे ही लेंस भी जो हैं वो एक स्फीयर का हिस्सा होते हैं। लेंस आर अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज टू कन्वर्ज आर अ डाइवर्ज रेज ऑफ अ लाइट। देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ लेंस, टू टाइप ऑफ देम आर। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? द लेंस विच इज थिनर एट द एज and thicker at the middle is a convex lens. It is also called a converging lens because it converge all rays on of a light at one point. इसको हम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितनी भी रेज आती हैं उनको एक जगह पे कन्वर्ज कर लेता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन ये याद रखना कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, इसके बाद कनकेव लेंस, दिस लेंस इज थिकर एट द एज एंड थिनर एट द सेंटर एंड डाइवर्ज द रे ऑफ अ लाइट कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास कनकेव लेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों है और डाइवर्जिंग लेंस क्यों है। तो ये देखें, हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी रेज आ रही हैं ये रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट्स पे जाकर मीट कर रही हैं और उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये रेयर में यहाँ से मीट कर रही हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों है? क्योंकि ये जितनी भी रेज हैं उनको आगे डाइवर्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है, तो इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अगर डाइवर्ट लाइन को बैकवर्ड हम घुमाएंगे तो हमें ये इस पॉइंट से आती हुई नज़र आएंगी।
यानी कि आप यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये लाइंस आपको इधर से आती हुई नज़र नहीं आएगी बल्कि इस पॉइंट से आती हुई नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसका फोकस पॉइंट जो होता है वो वर्चुअल होता है और इसका फोकस पॉइंट जो होता है वो रियल होता है। ठीक है, तो आगे हम ये फार्मूला जो है वो भी डिस्कस करेंगे जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, यानी कि फोकस प्रिंसिपल क्या होता है? पॉइंट्स वेयर रेज ऑफ अ लाइट कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज, यानी कि ये वाले जो पॉइंट हैं यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से कन्वर्ज हो रही हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ कर्वेचर एंड अ ऑप्टिकल सेंटर, ये जो सेंटर होता है इसको हम सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इनको मिलाने वाली जो लाइंस होती है उसको हम कहते हैं एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसकी ये खासियत होती है अ रे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज़ नॉट रिफ्रैक्टिंग, जो दरमियान से लाइन गुजरती है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सीधी चली जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर विच द लेंस इज मेड, वो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका हमने ये लेंस लिया हुआ है, यानी कि जिसका ये हिस्सा है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये हमारे पास F से जो है इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम P से शो करते हैं, और वो क्या होता है? लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस, जो इमेज का लेंस से डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये इसने जो है यहाँ पे भी मिस्टेक की हुई है, ये रिफ्लेक्शन फॉर अ कन्वेक्स लेंस है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होती बल्कि रिफ्रैक्टिंग होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, refracting if ray of a light parallel to a principal axis are refracted in such a way that the rays of a light appear to come from a principal focus, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड फॉर अ कन्वेक्स लेंस होती है वो असल में फोकस पॉइंट से आ रही होती हैं। यानी कि जैसे ही इसकी बात करें तो ये लाइट्स जितनी भी होंगी इस पॉइंट पे मिलेंगी तो फिर आगे क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। तो जो भी देखेगा उसे नज़र आएगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं, तो वाकया में यहाँ से ही जा रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रियल होता है। ठीक है, तो आगे वो कह रहा है कि इट्स इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इमेज फॉर्म्ड अ रियल, इसकी इमेज जो होती है वो रियल होती है। इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इट्स डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये अपोजिट साइड पे, एक जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपोजिट साइड पे बनती है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव लेते हैं, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, तो ये कन्वेक्स मिरर नहीं है बल्कि ये हमारे पास कनकेव मिरर की बात हो रही है, ये भी उसकी मिस्टेक है। ये कन्वेक्स मिरर नहीं है, सॉरी कन्वेक्स लेंस नहीं है, ये कनकेव लेंस है। ठीक है, if ray of a light parallel to a principal axis are reflecting, the rays light appear to a converging at a point focus, its image can be obtained on a screen। ये दोबारा इसने कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिख दी है, ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, इसकी इमेज स्क्रीन पे नज़र नहीं आती। ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही उसने रॉन्ग लिख दिया है। द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल इन्वर्टेड, यहाँ पे वो कह रहा है कि रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, एक बात यहाँ पे उसने कन्वेक्स की लिख दी है, बाकी सारी वो कनकेव की लिख रहा है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, और इसकी पोजीशन पे डिपेंड होता है, ये भी सारी उसने क्या कर दी है? ये उसने कन्वेक्स की लिख दी है। तो यहाँ पे इट्स फोकल लेंथ इज अ कंसीडर एज अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस इसका जो होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये भी हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये उसका पूरा टॉपिक जो है ये रॉन्ग है, ये आगे एक टेबल आ रहा है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
इसके बाद द लेंस इक्वेशन। तो ये लेंस इक्वेशन जैसे हमने जो है वो पीछे मिरर में इसको प्रूव किया था, वैसे ही आपने यहाँ पे भी प्रूव कर लेना है। इसमें एक ये हमारे पास होगी ट्रायंगल, और एक ये हमारे पास ट्रायंगल होगी। फिर दूसरी जो है वो हम ट्रायंगल यहाँ से लेंगे, यानी कि एक यहाँ पे बनेगी ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी इसी जगह पे बनेगी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, एक तो ये बन जाएगी ट्रायंगल, ठीक है, और एक इधर से बन जाएगी ये वाली, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये है और एक ये बड़ी वाली रेड है। तो फिर उसके अलावा इन दोनों को लेना है, तो आपकी इक्वेशन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव मिरर। तो ये भी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में चले जाइएगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आप ये सारे डिफरेंट जो है वो अच्छे से देख लें कि जो कनकेव लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, और कन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये इसने गलत लिखा हुआ है, जो कन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और जो कनकेव होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, इसके बाद फोकल लेंथ इज़ अ पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती है, यानी कि कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे इसने कनकेव लेंस लिखना था और यहाँ पे इसने कन्वेक्स लेंस लिखना था। ठीक है, तो आप इनका नाम चेंज कर लें, यहाँ पे कन्वेक्स लिख लें और यहाँ पे कनकेव लिख लें, तो आपकी ये प्रॉपर्टी जो हैं वो रियल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसके बाद इमेज डिस्टेंस इज़ अ नेगेटिव। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं, ये असल में किसकी बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की, और इधर जो है इमेज डिस्टेंस इज़ अ पॉजिटिव, ये हम कनकेव लेंस में करते हैं, यानी कि ऊपर से आपने नाम चेंज कर लेना। इसके बाद प्रिंसिपल फोकस इज़ अ रियल। प्रिंसिपल फोकस रियल होता है और इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो रियल नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे जब आप कनकेव लिखेंगे तो ये रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो कन्वेक्स की होती है वो स्क्रीन पे शो होती है, लेकिन कनकेव की शो नहीं होती। ठीक है, आप यानी कि ये पूरा क्वेश्चन ही उसने ऊपर नाम गलत लिखा, और नाम गलत लिखने के बाद उसने यहाँ पे भी गलती की है, यहाँ पे वर्चुअल आनी चाहिए थी। ये कनकेव की जगह पे आप कन्वेक्स लिखें और कन्वेक्स की जगह पे आप कनकेव लिखें, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी सिमिलरिटी। इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, बोथ यूजेस प्रिंसिपल ऑफ अ रिफ्रैक्शन। दोनों रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। रेज ऑफ अ लाइट डेट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। दोनों के सेंटर से जो लाइट गुजरती है वो रिफ्रैक्शन नहीं करती, यानी कि उससे जो है वो सीधी गुजर जाती है। बोथ कैन बी यूज टू चेंज द साइज ऑफ इमेज। दोनों को इमेज का साइज चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसीडर पॉजिटिव फॉर बोथ। दोनों के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें जो डिफरेंट है वो दिया गया, और ये बता रहा है कि ये फार्मूला हम जो है ये दोनों के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्फेरिकल मिरर के लिए और लेंस दोनों के लिए। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ लेंस। पहले तो डिफरेंस लिखा हुआ है, लेंस में हमेशा इमेज अपोजिट साइड पे बनती है, और इसमें क्या बनती है, फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि उसी साइड पे बनती है जिस साइड पे मतलब के जो चीज़ पड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद फॉलो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करता है और ये रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये ओपेक होता है। ठीक है, इसके बाद यूज़ ऑफ लेंस फार्मूला। जो लेंस का फार्मूला है उसको, उसका जो इस्तेमाल है उसमें लेंस फार्मूला इज़ वेरी यूज़फुल टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मालूम हो तो फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़
लेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन डिटरमाइन द स्पेक्ट्र स्पेक्टिकल फॉर अ पर्सन अनएबल टू सीन, जिन लोगों को अच्छे से नज़र नहीं आता उनके लिए ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा लेक्चर जो कि लेंथी बहुत था, लेकिन आई होप कि आपको तमाम कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर किसी कंसेप्ट की समझ ना आए तो आप जर्नल साइंस का जो 101 का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें ऐड हो जाएं और आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हैंड आउट में जो इश्यूज़ हैं, जो रॉन्ग लिखे हुए हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर करवाए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम 14 करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।